हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस और वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जो हमारा जो विशेषण चल रहा है ये एनटीपीसी में जो मैथ्स आर है उस पे बेस्ड है, उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो हम लोग इसमें काफी 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पे बेस्ड जितना भी कॉन्सेप्ट है, मैं जो आपको क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इससे रिलेटेड काफी इजी क्वेश्चन होता है। कोई आपको उतना हार्ड क्वेश्चन लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन जो भी क्वेश्चन है अगर आप लोग इसको इसके कॉन्सेप्ट, इसके सॉल्यूशन नहीं कर सकते, इसके कॉन्सेप्ट को अगर देख लें तो आपके जो एग्जाम देने जाइएगा उसमें आपको हेल्प जरूर होगा। ठीक है, तो आज चलिए हम इस कोटेशन के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पिछले सेशन में मैंने आपको एक कोटेशन बताया था, इच्छा होनी चाहिए हम सबकी, लेकिन इच्छा क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए, ना कि हम कुछ भी सोचते रहे, आज ये करना है, कल वो करना है, कल फिर आया तो नहीं ये हमको बन जाना है, ये बन जाना, इस तरह से नहीं। तो हम बताए थे आपको वहां पे जो इच्छा प्लस स्थिरता इजकल टू संकल्प, ये हमारे देश के पीएम के द्वारा कहा गया था। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, इच्छा प्लस स्थिरता इजकल टू संकल्प और संकल्प प्लस मेहनत इक्वल टू सिद्धि। तो आज का जो हमारा कोटेशन है, अपनी अयोग्यता पर जीत हासिल करना ही सबसे बड़ी योग्यता है। काफी अच्छा आपको ये लाइन है, मैंने किसी नोवेल में ही पढ़ा था, तो ये वहां पे पढ़ा था, ये लाइन मुझे काफी अच्छा लगा था, इसलिए मैं यहाँ पे सोचा आप लोग को बता दूं। अपनी अयोग्यता पर जीत हासिल करना ही सबसे बड़ी योग्यता है। अगर आप असफलता पे जीत हासिल करने लगे तो आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होती है। ठीक है, यही इस लाइन का मतलब है और आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसको अपने लाइफ में जरूर उतारिएगा। ठीक है, देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करते हैं। और आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत आए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है, इफ द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर and 6 centimeter are 25 centimeter apart, then the length of direct common tangent between them will be। तो ये क्वेश्चन जो है, आपको ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग दो फार्मूला देखेंगे और उस फार्मूला को अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो यहां से आप लोग सीख लीजिए। देखिए दो सर्किल दिया हुआ, टेंजेंट आप लोग समझते होंगे स्पर्श रेखा होता है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, ये आपको सर्किल है, इसके आपको जो ये स्पर्श रेखा है इसी को हम लोग इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं। और इसके अंदर, सर्किल के अंदर जो रहता है इंक्लूड आपको रेडियस, इसको हम लोग रेडियस या डायमीटर कह सकते हैं, इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं, यानी जीवा। ये देखिए ये आपको टेंजेंट है, इसमें आपको ये रेडियस दिया हुआ है R1 और R2। ठीक है, और इसके बीच आपको दो सेंटर के बीच अगर डिस्टेंस दिया हो, दो रेडियस के बीच आपको डिस्टेंस दिया हो, तो इस टेंजेंट का जो आपको वैल्यू निकालने बोला जाए, यानी इसको क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स। ठीक है, तो ये जो आपको, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं PQ। अगर PQ यहाँ पे फाइंड करने बोला जाए, हमको यहाँ पे PQ फाइंड करने बोला जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको नोट अवश्य कर लीजिएगा। ये PQ इक्वल टू होता है आपको रूट अंडर d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कैसे होता है नहीं होता है, मैं जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा इससे रिलेटेड आपको जितना भी और भी इसका प्रूफ होता है वो सारा बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग इसका फॉर्मूला सिर्फ देखते हैं। अगर ये यहां से अगर इस तरह का क्या कहते हैं फिगर बने, जब दो सर्किल आपको एक दूसरे से प्रतिच्छेद ना करें, एक दूसरे से इस तरह का नहीं हो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का आपको d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। आप देखिए अब आपसे एक और इसमें फॉर्मूला बन सकता है, जब आपको दो सर्किल एक दूसरे के स्पर्श करे, एक दूसरे को स्पर्श करे, तब इसका क्या फॉर्मूला होगा,
जैसे R1 दिया हुआ है और R2 दिया हुआ है। यहां देखिए R1 और R2 ये होगा, R1 और R2 ये हो सकता है। तब आपको स्पर्श रेखा का ये आपको क्या कहते हैं लेंथ मांगे तो क्या हो जाएगा PQ इक्वल टू 2 रूट अंडर R1 R2 ये होता है। डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इससे पिछले वाला जो फिगर था आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मांगे या आपको ये तिरछी आपको सीधी मांगे या आपको ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मांगे, तो ये दोनों का फॉर्मूला यही होता है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। तो अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है इस पे बेस्ड है। यहाँ क्या दिया हुआ, इफ द सेंटर ऑफ टू सर्किल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर 25, ये 25 जो दिया हुआ है ये सेंटर के बीच की दूरी दिया हुआ है, ठीक है। ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 25 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, ये आपको 6 दिया हुआ है। बस आपको ये कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो कॉमन टेंजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा d का स्क्वायर यानी डिस्टेंस ऑफ सेंटर, तो 25 यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। ये कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। यही हमारा आपको ये कॉमन टेंजेंट का जो आपको ये है 25 सेंटीमीटर आ जाएगा कॉमन टेंजेंट। लेंथ हमारा कॉमन टेंजेंट का क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी इजी क्वेश्चन है, बस इसका फॉर्मूला आप लोग अचानक आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन और आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान में रहे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से छोड़ करके चले जाते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इच एज ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, इसका फिगर ऐसा होता है, ये टेट्राहेड्रॉन का फिगर होता है। तो इसका हम लोग को ये एरिया याद रखना है, ये एरिया होता है √3a² और इसका वॉल्यूम जो होता है आपको √2/12 a³ होता है, ठीक है। ये याद रखना हम लोग को। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम मांग रहा है और आपको ये आपको साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना वॉल्यूम को √2/12 6 × 6 × 6 ये आपको 2 3 18√2 ये आ गया हमारा इसका वॉल्यूम। बस ये मैं आपको बताने के लिए चाह रहा था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिए। तो इसका जो टेट्राहेड्रॉन का एरिया आपसे मांगे √3a² और वॉल्यूम मांगे तो √2/12 a³, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे भी काफी कुछ हम लोग अभी सीखेंगे। अब देखिए दिया हुआ cos थीटा इक्वल टू 0.8, cos थीटा आपको 0.8 दिया हुआ है, आपको फाइंड करने बोल रहा है sin 2 थीटा इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग पहले 2-4 फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए sin 2 थीटा इक्वल टू आपको होता है 2 × sin थीटा × cos थीटा। अगर आपको ये 10 में दे दे, आपको ऑप्शन में दे दे ऐसा 1 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये भी आपको sin 2 थीटा के बराबर होता है। क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। वैसे तो मैं आपको जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया हूं इसका प्रूफ ये कैसे होता है नहीं होता सारा बता चुका हूं। अगर मेरा वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिए, उसमें आपको इस सारा का प्रूफ आपको दिया हुआ है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के मेंस लेवल के क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। और अगर cos 2 थीटा मांग ले, यहीं पे आपको cos 2 थीटा दे दे, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos²
थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको आपको अगर tan थीटा में मांग ले तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे आप स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या आपको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे देगा और आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें ये निकालने के लिए बोल रहा है, तो अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहां से और भी चीज समझते हैं हम लोग। एक होता है cos थीटा इक्वल टू, आपको एक ये जो है हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति जो है आपको राइट एंगल ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमता है, राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपको लंब होता है परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका जो रेशियो होता है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय h होता है। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाय h होता है। tan थीटा इक्वल टू p बाय b, cot थीटा इक्वल टू b बाय p, और sin का उल्टा cosec थीटा, cos का उल्टा आपको sec थीटा। इस तरह से sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाय b, और cosec थीटा इक्वल टू h बाय p। इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आप बताइए, ये आपको p दिया हो और b दिया हो तो h फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से। ये भी आपको पता ही होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर एच से निकाले तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैं आपको इसे बता दिया, अभी यूज करेंगे हम लोग इसको। अब देखिए, cos थीटा अपॉन ये 8 बाय 10 यानी 4 बाय 5। ये देखिए ट्रिपलेट होता है, 3 4 और 5, 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। ये ट्रिपलेट होता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं ये ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट होता है तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, ये b है, ये h है, ये b, ये h। तो p हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम लोग जानते हैं sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 इंटू ये होता है p बाय h, ये होता है b बाय h। 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है 3, h 5, ये आपको 4 और 5, ये कितना आ गया आपके पास 8, 24 बाय 25। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको और भी कर सकते हैं। 4 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9600 यानी 0.96, ये आपका आंसर आ गया। या यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा हम लोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस पे जितना भी बेस्ट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था, समझने की हम कोशिश की है। अब आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इस पे भी जितना भी क्वेश्चन है हम लोग समझते हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट है। ऐसे आपको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 5 पे पावर 6 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। इसका ऑप्शन आपको दिया रहेगा 13, 31, C5, D9 एनी। ये तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ये थोड़ा समझते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, x टू द पावर n हो और माइनस y टू द पावर n हो और n ये इवन हो, तो आपको ये x माइनस y से भी डिविजिबल होगा और x प्लस y से भी डिविजिबल होगा। क्या होगा, क्या बताया आपको, x टू द पावर n हो, माइनस y टू द पावर n हो
और n इवन हो यानी कोई सम संख्या हो, तो ये x माइनस वाई से भी डिविजिबल होगा और x प्लस वाई से भी डिविजिबल होगा। अगर ऑड होगा तो सिर्फ x माइनस वाई से डिविजिबल होगा। अगर ऑड होगा n तो ये सिर्फ x माइनस वाई से ही डिविजिबल होगा, तब आपको x प्लस वाई से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन दे दे x टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n और किससे डिविजिबल होगा, ये सिर्फ n अगर ऑड हो तो ये सिर्फ x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। क्या होगा, x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। इतना हम लोग इसमें याद रखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, 6 आपको ऑड है, अब 1 पे पावर 6 लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको किस किस से डिविजिबल होगा, इतना और इतना। तो इसमें ऑप्शन में हम लोग को नहीं मिल रहा है 4 इंटू 6, इसमें देखिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक तो नन है, इसको लगा करके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें और देखते हैं। इसको हम लोग अगर 5 पावर 3 माइनस 2 और पावर 5 पावर 2 का होल पावर 2 माइनस 1 इतना लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फॉर्मूला बैठाते हैं हम लोग। तो देखते हैं कितना, 5 पे 3 और 5 पे पावर 3 प्लस 1, इसको देख लीजिए कितना आ जाएगा 124 126। ये देखिए 31 से डिविजिबल होगा, तो अगर ये आपको नहीं है, इसमें आपको ये हो तो हम लोग इस तरह से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं था इसलिए हम लोग इसको ऐसे सॉल्व किए। इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको लगेगा इस पे नहीं आता है। तो एक क्वेश्चन है आपको 12 पे पावर इतना हो, इसको देखते हैं। तभी हम लोग क्या किए, अगर पावर इवन हो तो क्या करते हैं, ये x माइनस वाई से भी डिविजिबल होगा और x प्लस वाई से भी डिविजिबल होगा। ऑप्शन दे देगा दोनों का, तो यानी 12 माइनस 1 और 12 प्लस 1 यानी 11 से भी डिविजिबल होगा और ये 13 से भी डिविजिबल होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो ये 11 से भी भाग लगेगा और 13 से भी भाग लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन हो, ऑप्शन नहीं आ रहा है इसे, अगर यहाँ पे ऑप्शन 6 और 4 होता तो हम लोग इसको ठीक लगा देते, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन था तो हम लोग इसको इस पे बेस्ड बना देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इससे जो भी कॉन्सेप्ट है उसको सीखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम लोग भी काफी कॉन्सेप्ट सीखे, कम क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा था, ठीक है। तो हम लोग 4-5 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे हम लोग अपने आप में ये क्षमता डेवलप कर पाए जो हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमें एबिलिटी आ पाए, ठीक है। मैं एक बात और, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, आपको इस चैनल के माध्यम से जल्द ही इकोनॉमिक्स का भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। कल या परसों तक में आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी भी। अभी आपको इंग्लिश वोकैब का मिल ही रहा है, आपको केमिस्ट्री का मिल ही रहा है, और कुछ दिन में आपको जल्द ही आपको ये जीके जीएस का भी क्लास स्टार्ट हो ही जाएगी, जो कि हमारे सर आपको मुकेश सर के द्वारा लिया जा रहा था, वो जल्द फ्री होंगे और आपको वो क्लास लेंगे, ठीक है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। जितना वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना बच्चों को इसका लाभ मिल पाएगा, ठीक है। तो हम लोग को भी ज्यादा, जितना आप लोग का इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ज्यादा हम सब टीम मेंबर को अच्छा लगेगा, मेहनत करने में और भी ज्यादा से ज्यादा वो लोग मेहनत करेंगे, मैं भी साथ में उनके साथ मेहनत करूंगा। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर ये बताइए अगर आपको फायदा हो रहा है। देखिए कह रहा है सोनू एंड मोनू है, दो दोस्त है आपको, सोनू एंड मोनू स्टार्ट सिमल्टेनियसली फ्रॉम ए प्लेस ऑफ टुवर्ड्स बी 66 किलोमीटर अपार्ट। सोनू स्पीड इज 4 किलोमीटर। कहने का अर्थ है कि पहला स्टेटमेंट है आपको ए और बी का डिस्टेंस दिया हुआ है, ए और बी का डिस्टेंस दिया हुआ 66 किलोमीटर, और सोनू और मोनू जो है दोनों इधर चल रहा है, ठीक है। आप कह रहे सोनू स्पीड इज 4 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ मोनू। मोनू से आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये कम स्पीड है इसका।
After reaching at B, Monu turns back and meets Sonu at a place 11 किलोमीटर away from B. मोनू का स्पीड मांग रहा है, मतलब मोनू दौड़ते दौड़ते जा रहा है यहाँ तक और सोनू भी चल रहा है। सोनू का स्पीड आपको 4 किलोमीटर कम है, इसका मतलब इसका स्लो चाल है, इसका स्पीड है। ये जा करके यहाँ लौट भी जाता है 11 किलोमीटर और यहाँ तक ये अभी पहुंचा है, तो दोनों यहाँ पे आकर मिलता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं, कभी एक दोस्त आप लोग दौड़ने जाते होंगे, तो कोई स्पीड दौड़ता है तो आप उससे आगे निकल करके फिर दोबारा एक पॉइंट पे आकर के मिलते हैं, यही सेम कंडीशन है। तो ये देखिए इस 66 यहाँ 11 किलोमीटर है, इसका मतलब सोनू कितना चला 55 किलोमीटर और मोनू कितना चला 77 किलोमीटर। तो ये नहीं, सोनू और मोनू का जो डिस्टेंस का जो रेशियो है 55-77, यानी 5 और 7 का। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है और ये हमेशा याद रखिएगा, जब टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और स्पीड का जो रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जब टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और स्पीड का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी टाइम कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब आपको स्थिर, मतलब तब क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अगर इस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब जो स्पीड डिस्टेंस होगा वही स्पीड होगा, वही रेशियो होगा। तो ये आपको क्या गया, स्पीड का रेशियो भी 5:7 और दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिफरेंस कितना है 2 = 4, यानी 1 = 2। अब यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जिसका भी हम लोग से मांग रहा है 5, यानी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सोनू का निकल जाएगा, 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मोनू का निकल जाएगा। तो मोनू का स्पीड कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको समझते हैं। और आपको जो भी इसमें इंप्रूव करने का हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव जरूर करूंगा। केशव इज 7 times as efficient, और हम लोग जानते हैं टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं कई बार। अगर आप लोग सीपीयू का सॉल्यूशन वीडियो देखे होंगे, वहां पे मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं कराता, सॉल्यूशन आपको एक माध्यम है मैं, लेकिन ये सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो भी सारा आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं। ये नहीं है सिर्फ सॉल्यूशन करके मैं आपको चला। केशव इज 7 times as efficient as Bani. If Bani can complete 4/3 of her work in 28 days, then Keshav and Bani together will complete the same work in. तो ये देखिए आपको केशव और बानी का जो इफिशियंसी है ये 7 है, तो ये 1 है। और यहां से भी आप एक बात याद रखिएगा, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। जब वर्क कांस्टेंट हो तो इफिशियंसी और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब वर्क कांस्टेंट हो तो इफिशियंसी और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये इफिशियंसी है तो ये टाइम क्या रिलेशन हो जाएगा 1:7, 1:7। अब देखिए बानी कैन कंप्लीट 4/3 हर वर्क, यानी 4/3 वर्क ये कंप्लीट कितना दिन में कर लेती है 28 डेज में। तो यानी अपना टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट कर लेगी 28, 3/4 यानी 21 डेज में ये अपना काम को कंप्लीट कर लेगी। देखिए ये एक से ज्यादा है, इसलिए ज्यादा दिन था, यहाँ पे एक, ये टोटल काम कितना करेगी 21 डेज में कंप्लीट कर लेगी। तो अब 21 डेज यानी इसको टाइम कितना लग रहा है, रेशियो क्या है आपको 7 का, यानी 7 = 21 यानी 1 = 3, यानी ये 3 डेज में और ये आपको 21 डेज में। तो अब दोनों का ये क्या कहते हैं आप निकाल लीजिए, क्या कहते हैं उसको, दोनों क्या करिए, केशव एंड बानी टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। अब दोनों कितना दिन में कंप्लीट कर लेगी, ये निकाल देते। केशव का क्या आ गया आपको 3 और बानी का 21, आपको टोटल वर्क 21, इसका 7, इसका 1, वैसे भी यहाँ पे दिया हुआ ही है। ठीक है, तो यानी 7, 8, 21/8
ये आपका दोनों को समय लगेगा निकालने में। इसको या तो आप पॉइंट में निकाल लीजिए या ऑप्शन जो दिया रहेगा ये दिया रहेगा, ये भी हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग यहीं रखते हैं और आगे नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट डे जल्दी वीडियो आएगा। आप लोग तब तक इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, देखिए, एंजॉय कीजिए और कुछ भी लगे आपको ऐसा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और एक बात वैसे तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।